हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपमा साहा। हमारी पिछले दिनों से चल रही सैम्पलिंग की जो श्रृंखला है, उसी क्रम में आज हम सैम्पलिंग भाग 3, निदर्शन भाग 3 का अध्ययन करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरल दैव निदर्शन की जो दूसरी विधि है, रैंडम अंक विधि, वह क्या है और उसके द्वारा हम किस प्रकार से एक निष्पक्ष और विश्वसनीय निदर्श का चुनाव करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, an important drawback of the lottery method is that if the size of the universe is too large, the lottery method becomes too tiresome and impractical. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार लॉटरी विधि से हम निदर्श का चुनाव करते हैं। यद्यपि निदर्श की चुनाव की यह एक अच्छी और उपयोगी प्रविधि है, लेकिन इस प्रविधि के साथ एक समस्या है, और वह यह है कि यदि हमारा जो यूनिवर्स है वह बहुत ज़्यादा बड़ा है, हज़ारों या लाखों में यदि हमारी इकाइयों की संख्या है, तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में स्लिप्स बनाना अपने आप में एक बहुत ही दुरूह कार्य हो जाता है, और फिर वह लॉटरी विधि को अव्यावहारिक बना देता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन या विकल्प होता है, वह है रैंडम अंक विधि। In such situations, the random numbers method is more useful. In this method, sampling is done through random number tables. तो ये जो विधि है, इसके अंदर हम कुछ रैंडम अंक तालिकाओं का प्रयोग करते हैं। There are a number of such tables that are available for researchers. ऐसी बहुत सारी तालिकाएं आज उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता निदर्श निर्मित करने के लिए कर सकते हैं। Some important tables are Tippett table, Kendall's table and Yule's table. तो कुछ प्रमुख जो तालिकाएं जिनका प्रयोग अनुसंधान में किया जा सकता है, वे हैं टिपेट तालिका, केंडाल तालिका और यूल तालिका। The most widely used table is the Tippett table. जो टिपेट तालिका है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। In this table there are 10,400 four-digit numbers arranged in a random manner. तो इस तालिका में लगभग 10,400 संख्याएं हैं, 4 अंक की 10,400 संख्याएं हैं जो यादृच्छिक क्रम में अर्थात रैंडम क्रम में लिखी गई हैं। In order to select a sample, the researcher first prepares a list of universe and assigns a number to each unit of the universe. तो जब इस टेबल के उपयोग से निदर्श का चुनाव करना होता है, तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता अपने समग्र की एक सूची निर्मित करता है और सूची की प्रत्येक इकाई को एक संख्या कोड के रूप में अलॉट कर देता है। He then opens any random page and starts with the first number on the left corner of the page. तो एक बार लिस्ट उसकी तैयार हो जाती है और लिस्ट में सभी जो इकाइयां हैं उनको वो एक नंबर, एक कोड दे देता है। उसके बाद में वो टेबल का, टिप्पेट तालिका का कोई भी एक पेज खोल देता है और उस पेज के बाएं कोने पे जो सबसे पहली संख्या होती है उससे वह प्रारंभ करता है। Let's assume that the first number is 0340. The researcher checks the unit in his list against the number and includes it in his sample. तो जैसे मान लीजिए कि जो पहला नंबर है वो है 0340, तो 340 जो संख्या है वह जिस भी यूनिट का कोड है उसको वो अपने सैंपल में शामिल कर लेता है।
He then moves to the next number. Suppose that number is 2641. The unit bearing this code in the list is selected in the sample. तो अब वो अगला नंबर देखता है. मान लीजिए अगला नंबर है 2641 यानी 2641. तो वो अपनी लिस्ट देखता है और उस लिस्ट में 2641 जिस भी इकाई का कोड होता है उसको वो अपने निदर्श में सम्मिलित कर लेता है. This process is continued without leaving any number. If in the process the page is finished, the researcher can turn to the immediate next page and start with the first number in the left hand corner of the page. तो फिर से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसको आवश्यक संख्या में इकाइयाँ नहीं मिल जाती. तो वह हर एक नंबर को देखता है और किसी भी नंबर को छोड़ता नहीं है. अपनी इच्छा से वह किसी भी नंबर को छोड़ नहीं सकता. वह किसी नंबर को तभी छोड़ सकता है जब वह नंबर ऐसा हो कि वह उसकी समग्र की संख्या से ज़्यादा हो. उदाहरण के लिए समग्र में 5000 इकाइयाँ हैं और जो नंबर है वो है 5621. तो 5621 जो है वो उसकी समग्र संख्या से ज़्यादा है. ऐसी स्थिति में ही वह उस संख्या को छोड़ेगा और उसके बाद अगली संख्या की ओर बढ़ेगा. अन्यथा वह किसी भी संख्या को नहीं छोड़ सकता है. एक पेज पूरा हो जाने के बाद जो रिसर्चर है वो अगला पेज पलटेगा और जो इमीडिएट नेक्स्ट पेज है, जो उसके तुरंत बाद जो पेज है, उसके बाएं कोने से फिर से शुरू करेगा. In this way, the desired number of units are selected for the sample. तो ये प्रक्रिया वो तब तक करता रहता है जब तक कि उसे आवश्यक संख्या में निदर्श प्राप्त नहीं हो जाता. This method is quite useful when the size of universe is large. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर हमारे जो यूनिवर्स है, जो समग्र है, उसकी साइज़ बहुत बड़ी है, उसका आकार बहुत बड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में यह जो विधि है, यह जो तरीका है, वह बहुत उपयोगी होता है. The researcher just has to prepare a list of universe and go ahead with the process of selection of the sample. तो अनुसंधानकर्ता को कुछ भी नहीं करना है, केवल उसे अपने यूनिवर्स की एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में नंबर देने हैं 1 से लेकर, मान लीजिए अगर 5000 उसके यूनिट्स हैं तो 1 से लेकर 5000 तक संख्या हर एक को अलॉट करनी है इकाई को, और उसके बाद उसको टेबल खोल करके और सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर देना है. At no stage does the researcher exercise his own will. इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर रहा है. उसका किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं है. जो पेज खुलता है उसके बाएं कोने में पहली जो संख्या होती है वहाँ से शुरू करते हुए वो बिना किसी संख्या को छोड़े हुए इकाइयों का चयन करता जाता है. तो इस प्रकार यह जो तरीका है यह बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही व्यवस्थित है और कहीं भी किसी भी स्टेज पर किसी तरह का बायस, किसी तरह का पक्षपात इसमें शामिल नहीं होता है और न ही रिसर्चर की अपनी इच्छा उसमें सम्मिलित होती है. The sample is selected in a very unbiased and objective manner, यानी बिल्कुल निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से जो निदर्श है उसका चुनाव किया जाता है और इसलिए The sample thus selected is representative and reliable. और इसीलिए जो सैंपल चुना जाता है, निदर्श चुना जाता है, वह प्रतिनिधिपूर्ण भी होता है और विश्वसनीय भी होता है. प्रतिनिधिपूर्ण का मतलब ये कि वह समग्र का सही प्रतिनिधित्व करता है. समग्र की सारी विशेषताएं जो हैं वह उस निदर्श में सम्मिलित हो जाती हैं और साथ ही वह रिलायबल है, विश्वसनीय है. इसका मतलब ये है कि अगर इसी विधि से एक बार सैंपल सिलेक्ट करने के बाद इसी विधि का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता फिर से कोई दूसरा सैंपल सिलेक्ट करता है तो दोनों सैंपल्स लगभग एक से होंगे, उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं होगा. या फिर एक बार सैंपल सिलेक्ट करने के बाद यदि कोई दूसरा अनुसंधानकर्ता
उसी उसी यूनिवर्स पर इसी विधि से फिर से सैंपल सेलेक्ट करता है तो भी दोनों सैंपल्स में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा, दोनों सैंपल्स लगभग एक समान ही होंगे। तो इसलिए यह कहा गया है कि यह जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं इस विधि से वह रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। रैंडम अंक विधि के माध्यम से हम एक विश्वसनीय निष्कर्ष का चुनाव कैसे करते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।